नमस्कार, ये है एनडीटीवी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ अमृत तिवारी। लोकसभा चुनाव की तारीखों का कुछ ही दिनों के अंदर ऐलान होने को है। सभी पार्टियां चुनाव में जीत के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। इस बीच कांग्रेस ने प्रत्याशियों की दूसरी सूची भी जारी कर दी है, जिसमें मध्य प्रदेश कांग्रेस के 9 प्रत्याशियों के नाम सामने आए। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से नकुलनाथ को टिकट मिला है। भिंड से फूल सिंह बरैया, सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा, सीधी से कमलेश्वर, मंडला से ओमकार मरकाम, छिंदवाड़ा से नकुलनाथ, देवास से राजेंद्र मालवीय, खरगोन से पोरलाल खरते, बैतूल से रामू टेकाम। इसके साथ ही टीकमगढ़ लोकसभा सीट पर पंकज अहिरवार उम्मीदवार हैं। कांग्रेस की लिस्ट पर आप गौर करेंगे तो काफी नाप तौलकर उम्मीदवारों के नाम तय किए गए। आज इन तमाम मसलों पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे भी सवाल लेंगे, समझेंगे क्या है समीकरण और किस तरीके की तस्वीर आने वाले वक्त में देखने को मिलेगी। बहरहाल मध्य प्रदेश से कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची सामने आई है। नकुलनाथ छिंदवाड़ा से, कमलेश्वर पटेल सीधी से, फूल सिंह बरैया और सिद्धार्थ कुशवाहा के साथ साथ रामू टेकाम और तमाम जो नाम सामने आए वो आपको हम इस वक्त दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। अब देखिए, यहां पर एक तस्वीर तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिन उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है वो है, पर उसके बगल में आप देखें तो उनका मुकाबला किससे होने वाला है वो तस्वीर भी आपके सामने नजर आएगी। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि कैसे मुकाबले से पहले कैसे समीकरण सेट किए जाते हैं। कहा जाता है हिंदुस्तान की सियासत में कि चुनाव समीकरण से जीते जाते हैं, तो देखना होगा किसके समीकरण हावी होंगे। दोनों ही पार्टियां कोशिश बेहतर तरीके से कर रही हैं। इस बीच राहुल गांधी की यात्रा होती है, इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं, वे योजनाओं की सौगात लेकर आते हैं। कई मुद्दे हैं, राम मंदिर का मामला भी है इस बीच में, और जिस तरीके से एक्सपेरिमेंट के तौर पर बीजेपी ने कई बदलाव किए हैं इससे पहले के सियासी इतिहास से इतर। तो अब देखना होगा कि इस बार के चुनाव में क्या कुछ होता है खास। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय कराते हैं और फिर सवाल लेंगे, टटोलेंगे सियासी समीकरण क्या कहते हैं। वंदना त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। बहुत बहुत स्वागत है वंदना जी आपका। और धर्मेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत स्वागत है आपका धर्मेंद्र जी। इसके साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, उनसे भी सवाल लेंगे। सबसे पहले वंदना जी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो लिस्ट जारी की गई है, कहा जा रहा है कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, तो क्या कहेंगी आप, किस तरीके की तैयारी आपकी है और जिन उम्मीदवारों को कांग्रेस पार्टी ने उतारा है कैसे मुकाबला करेगी बीजेपी? जी, सभी को नमस्कार। देखिए अमृत जी, आज कांग्रेस पार्टी ने जो सूची जारी करी है, सबसे पहले तो उस सूची का आकलन करेंगे। 5 राज्यों के लिए इन्होंने मध्य प्रदेश, गुजरात, असम, उत्तराखंड और राजस्थान के लिए जो सूची जारी की है, उसमें जो सबसे ज्यादा देखने वाला बिंदु है वो ये है कि फिर से इन लोगों ने परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति का परिचय दिया है। देखिए आप किस प्रकार से नकुलनाथ जी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के पुत्र हैं, वो छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं। गहलोत जी के बेटे जल्लोर से चुनाव लड़ रहे हैं। गौरव गोगोई जी जोरहट से चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई जी के बेटे हैं। तो देखिए किस तरह से कांग्रेस पार्टी में अपने पुत्रों को स्थापित करने की जो परंपरा है वो आगे बढ़ती चली जा रही है। ये इस परंपरा पर कांग्रेस पार्टी लगाम नहीं लगा पा रही, और आज जो ये सूची मध्य प्रदेश के लिए आई है, इसने तो ये तय कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है और भारतीय जनता पार्टी जितनी भी सीटें हैं 29 की 29 वो सारी जीत कर क्लीन स्वीप करेगी कांग्रेस पार्टी का, और 29 के 29 कमल भारतीय जनता पार्टी खिला कर रहेगी मध्य प्रदेश में। और उसका कारण है क्योंकि जो प्रत्याशी इन्होंने उतारे हैं वो फिर से तुष्टीकरण, परिवारवाद, उन सबको इनकी संतुष्टि के लिए उन सबको उतारा गया है। कांग्रेस पार्टी में कुछ गिने चुने नेता है, उनकी बपौती बन चुकी है कांग्रेस पार्टी। उन्हीं के पुत्र चुनाव लड़ेंगे, उनकी ही पत्नियां चुनाव लड़ेंगी। उसके अलावा इनके यहां कार्यकर्ताओं की कोई पूछ परख नहीं है, और ये सूची बार बार ये दर्शाती है। सचिन पायलट जी का नाम क्यों नहीं है इस सूची में, समझ में नहीं आता कि इतने वरिष्ठ इनके नेता सचिन पायलट जी को क्यों नहीं उन्होंने उतारा चुनाव में अभी तक। तो कांग्रेस पार्टी तो अब इतने अंतरकलह और भीतर कलह के दौर से गुजर रही है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपने ही कारणों से चुनाव हारेगी और भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार फिर से
भारत में बनेगी। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। धर्मेंद्र शर्मा जी आपके आरोपों का जवाब देंगे। अरविंद तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अरविंद जी आपके पास भी आएंगे। धर्मेंद्र जी, आरोप वंदना जी ने कई लगाए हैं, कई तरीके से घेरने की कोशिश की है, क्या कहेंगे आप? अब आप देखिए, अमित शाह जी के बेटे को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाने वाली भाजपा की प्रवक्ता परिवारवाद की बात कर रही है। कौन सा क्रिकेट टूर्नामेंट खेला है जय शाह जी ने? किस क्वालिफिकेशन के कारण वो आज बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं? क्योंकि वो अमित शाह के बेटे हैं, इसलिए वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं। भारतीय जनता पार्टी इतनी घबराई हुई है, आप देखिए अमित जी, कि इन्होंने इधर उधर की तमाम बातें की। मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की सूची आई है प्रत्याशियों की, उस पर ज्यादा बोलने से कतराती नहीं। उसका मुख्य कारण ये है कि इनको भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी की डगर इस बार आसान नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक एक सीट पर चुन चुनकर अपने प्रत्याशी उतार रही है, और प्रत्याशी उतारने के साथ साथ हम सामाजिक समीकरण भी देख रहे हैं। हम जनता की नब्ज को टटोल रहे हैं, हम जनता के जो विचार हैं उनको भी सुन रहे हैं। आप देखिए, मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में जनता पूछ रही है कि मोदी जी की गारंटी की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, क्या हुआ? 2 करोड़ युवाओं को सालाना रोजगार देने की गारंटी मोदी जी ने दी थी, वो तो पूरी हुई नहीं। बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मेरी सरकार, महंगाई बढ़ गई, 400 का सिलेंडर 1000 के पार हो गया। स्विस बैंक से काला धन लेकर आएंगे, मोदी जी ने वादा किया था हर गरीब के खाते में 15 लाख रुपए डालेंगे। क्या हुआ इन वादों का? किसान की आय दोगुनी करनी थी, लेकिन आप देखिए अमित जी, इन्होंने किसान की आय दोगुनी नहीं की, उसकी लागत दोगुनी हो गई। अपने व्यापारी मित्रों का कर्जा माफ करते हैं, पर किसानों का कर्जा माफ नहीं करते। किसानों को एमएसपी नहीं देते, झूठ बोलकर उनका आंदोलन खत्म कराते हैं। आज फिर से वही किसान सड़कों पर है। जनता रोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार, इन सब मुद्दों से त्राही त्राही कर रही है, और ये लोग अनर्गल बात करते हैं क्योंकि इनको मुद्दा डाइवर्ट करना होता है। असल मुद्दों पर ये लोग चर्चा नहीं करते। आज आप देखिए, हमारे जितने भी प्रत्याशी आए उसमें हमारे आदिवासी भाई हैं, दलित भाई हैं। किसी भी सीट पर ऐसा कोई प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के नेता बता दें जो कमजोर हो किसी भी स्थिति में। और आप देखना, इस बार मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव में मैं आपके चैनल पर जिम्मेदारी से बैठकर कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करने जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी को पता लग जाएगा इस बार जनता जाग चुकी है। ठीक है अरविंद जी, यहाँ धर्मेंद्र जी को आपने सुना और वंदना जी को भी आपने सुना। वंदना जी ने कांग्रेस को घेरने की कोशिश की, धर्मेंद्र जी भी फुल कॉन्फिडेंस में हैं, कह रहे हैं कि इस बार तस्वीर बदलेगी। किस तरीके से आप देखते हैं जो तस्वीर अब तक नजर आ रही है? कहा जा रहा है कि ओबीसी समीकरण को ध्यान में रखा गया है और खासा समीकरणों को ध्यान में रखा गया, क्या इससे वाकई फर्क पड़ता है? कैसी तस्वीर आपको अभी तक नजर आ रही? कांग्रेस की सूची आई है, उसके बाद मध्य प्रदेश के 8 लोकसभा क्षेत्रों में परिदृश्य जी भारत पर नजर मारे हैं। तो सर आपकी आवाज बेहतर तरीके से नहीं आ रही, आपके पास थोड़ी देर में आते हैं। अरविंद जी, आपकी आवाज बेहतर तरीके से नहीं आ रही। ठीक है वंदना जी, आपने कहा और धर्मेंद्र जी ने भी कई सवाल यहां पर खड़े किए हैं, आरोप प्रत्यारोप, ये तो सियासत का एक खास पहलू है। पर क्या यहां पर आप देख रही हैं, ये कहा जा रहा है कि ओबीसी समीकरणों को खासा ध्यान में रखा गया है। आपके नेता भी मंचों से ये कहते हैं कि हम ओबीसी के हिमायती हैं, लेकिन टिकटों के बंटवारे के वक्त तो एक बेहतर तस्वीर कांग्रेस की तरफ से पेश की गई। देखिए अमृत जी, किस प्रकार से इन्होंने कांग्रेस पार्टी की जो हमेशा से आदत रही है, जाति, धर्म, पंथ के नाम पर जनता में भ्रम फैलाना। आज इनके ही प्रवक्ता एक बड़े चैनल पर बैठ के कह रहे हैं हमने जातिगत समीकरणों का पूरा ध्यान दिया है। मतलब सोशल इंजीनियरिंग बची है राजनीति, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इतनी बड़ी सूची आई 8 लोगों की, एक महिला को टिकट दे देते। विषय भ्रम फैलाना बस इनकी आदत है। विषय से भटका दीजिए, एमएसपी पे चले जाइए, किसानों पे चले जाइए, बस सूची पे बात करने की बात आएगी तब नहीं। जवाब दीजिए ना कि क्यों पुत्रों को स्थापित किया जा रहा है, क्यों महिलाओं को मध्य प्रदेश से अभी तक एक भी टिकट नहीं दिया गया है। इन सब चीजों का जवाब दीजिए। और रही बात, जब आप एमएसपी और बेरोजगारी की बात करते हैं तो आपने क्या किया? अनुराग ठाकुर किसके पुत्र हैं? सम्माननीय प्रवक्ता बताएंगे। धर्मेंद्र जी वंदना जी को सुन लेते हैं, फिर आपके पास आएंगे, एक एक करके अपनी बात रखेंगे ताकि दर्शक भी बेहतर तरीके से सुन पाए। वंदना जी आप कंटिन्यू कीजिए। जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 करोड़ लोगों को आवास दिए,
सालों से चूल्हा फूंक रही महिलाएं, जो धुएं के कारण जिनकी आंखें खराब हो जाती थी, उज्ज्वला के माध्यम से उन्हें गैस सिलेंडर दिए, शौचालय जैसी बेसिक आप जो एम्यूनिटीज रहती हैं, तो वो फैसिलिटीज आप प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे महिलाओं को, और आप बात करते हैं महिलाएं खुले में जाती थी, और आज मोदी जी के माध्यम से इतने सारे शौचालय बने। ये बेसिक बेसिक जो चीजें, इनका ध्यान क्यों नहीं रखा आपकी पार्टी ने? आपको बहुत बेरोजगारी की चिंता हो रही है। 70 सालों तक जब आपकी सरकार थी तब आपको बेरोजगारी की चिंता क्यों नहीं हुई? नारी शक्ति वंदन अधिनियम का आप कहते हैं हम तो बहुत सपोर्ट करते हैं, हम उसके फेवर में, क्यों आपने महिलाओं को नहीं उतारा मध्य प्रदेश से? इन सब बातों का जवाब दीजिए आप। और आप कह रहे हैं कि जाति के आधार पर हमने समीकरण बनाकर जाति के आधार पर लड़ाना, जाति के आधार पर भिड़ाना। पिछली बार राहुल गांधी जी आए थे तो ओबीसी का कार्ड फेंक के चले गए थे, इस बार हमारे जनजातीय भाइयों को वनवासी कहकर पुकारा। इस तरह के सारे समीकरण आप साधते रहिए, और जनता समझ चुकी है कि आप ठीक है वंदना जी, अरविंद जी से भी सवाल लेंगे। आप जो बातें कह रही हैं मंचों से, इसका भी जिक्र किया जाता है। यहां खास ये है कि जिन उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया, संक्षेप में आपसे समझना चाहेंगे, आप कौन से सीटों पर देखती हैं मुकाबला? देखिए अमृत जी, 28 सीटें तो हम पहले ही जीत चुके हैं, और वो तो हम जीत ही रहे हैं, लेकिन इस बार 29वां कमल छिंदवाड़ा में भी भारतीय जनता पार्टी खिलाकर रहेगी, और काउंटिंग के बाद मैं आपकी डिबेट पर बैठूंगी, और 29 की 29 सीटें जीतकर हम विजय माला के रूप में अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के गले में विजय माला पहनाएंगे। और उसका कारण है क्योंकि मोदी जी ने मध्य प्रदेश को अपने मन में बसाकर रखा है। आपने देखा पिछले कुछ दिनों में, विगत कुछ दिनों में कितनी सारी सौगातें मध्य प्रदेश के लिए वो लेकर आए। कल ही उन्होंने खजुराहो से वंदे भारत ट्रेन चलाई। तो मध्य प्रदेश के विकास के लिए जब मोदी जी इतने कार्य कर रहे हैं, मोदी जी की जो गारंटियां हैं वो मोदी जी पूरी कर रहे हैं, विश्व में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें चुनाव में स्पष्ट हो ही जाएंगी। अरविंद जी, आपकी आवाज पहले नहीं आ रही थी, आपसे वही समझना चाहेंगे। कहा जा रहा है कि समीकरण को खासा ध्यान में रखकर नामों का ऐलान किया गया है, उस पर मुहर लगी है, कैसे देखते हैं आप? चुनाव में वापस गणेश जी। अरविंद जी, मुझे लगता है नेटवर्क इशू है। खैर, थोड़ी देर में फिर आपसे संपर्क करेंगे, आपके पास वापस आएंगे, इस तकनीकी खामी को दूर कर लिया जाएगा। धर्मेंद्र शर्मा जी, वंदना जी ने जो बातें कही है, इससे पहले आपको सुना, आपने जिन मसलों का जिक्र किया इसमें नया कुछ नजर नहीं आ रहा। इससे पहले नकुल नाथ के बयान सामने आया, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से बयान सामने आए थे। इससे पहले के चुनाव में हमने सुना था कि ये विचारधारा की लड़ाई, इस बार भी कमोबेश वैसी ही स्थिति नजर आ रही है। पर चुनाव सर समीकरण से जीते जाते हैं। दूसरी तरफ वंदना जी कह रही हैं कि आप समीकरणों को ध्यान में रखते हैं, महिलाओं को आपने टिकट नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? कई सवाल है, क्या कुछ नया देखने को मिलेगा? भाजपा की प्रवक्ता का ज्ञान बहुत ही मुझे लगता है कम है। इन्होंने कहा 70 साल में बीजेपी की भी सरकार इस देश में रही, लेकिन इनको ये पता नहीं है देश को, जब कांग्रेस को ये देश मिला था उस समय इस देश में सुई तक नहीं बनती थी। नेहरू जी से लेकर सारे प्रधानमंत्री जो आज तक रहे, उसमें भाजपा के भी रहे और कांग्रेस की भी रहे, उन सब ने इस देश को बनाने का काम किया। नेहरू जी ने नवरत्नों की स्थापना करी, रेल भेल सेल। अरे मोदी सरकार ने 10 साल में क्या किया सिवाय बेचने के? जो हमारे पूर्वजों ने बनाया वही तो ये वंदना जी एक एक करके सुन लीजिए। 70 सालों में हमारी पूर्वजों ने जो बनाया, इस देश को बनाया, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या बीजेपी की सरकार रही हो, उसको बेचने का काम मोदी सरकार ने 10 साल में किया। 70 साल में इस देश में 74 लाख करोड़ का कर्जा हो पाया। 10 साल में मोदी जी की सरकार ने 205 लाख करोड़ के ऊपर का कर्जा कर दिया। अब आप बताइए, पहली बार ऐसी सरकार है इस देश में मोदी जी की, इसने आरबीआई में रखे हुए गोल्ड को बेच दिया, आरबीआई के रिजर्व फंड को निकाल लिया। आपने एक तरफ तो कर्जा बढ़ा दिया, इनकम बढ़ाई नहीं, लोगों को रोजगार दिए नहीं, और न कोई एक कल कारखाना आप बता दीजिए, या नहीं कोई एक बड़ी चीज बता दीजिए जो आपने देश में स्थापित की हो। हमारे पूर्वजों द्वारा, हमारे पूर्व की सरकारों द्वारा जो चीजें बनाई गई, केवल आपने उसको बेचने का काम किया। और आप बैठकर आज बेशर्मी से हमारे पूर्वजों को गाली दे रहे हैं। अरे वो आपके भी पूर्वज हैं,
मेरे पूर्वजों ने मेरे लिए घर मकान जमी जायदाद जो संपत्ति छोड़ी, मैं उसको बेचने के बाद कह रहा हूं कि मेरे पूर्वजों ने साहब मेरे लिए कुछ नहीं किया। ये बहुत ही गलत बात है और भाजपा की प्रवक्ता को, पूरी भारतीय जनता पार्टी को इस बात के लिए देश की जनता से और हमारे तमाम पूर्वजों से माफी मांगनी चाहिए। राइट, अभी की तो अभी मैं आपको बता देता हूं, अभी पूरी लिस्ट आ जाने दीजिए। अभी तो केवल 8 नामों पे भारतीय जनता पार्टी के लोग विचलित हो गए। जब कांग्रेस पार्टी के 29 लोकसभा प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे, आप देखेंगे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बहुत बुरी हालत आपको देखने को मिलेगी। और मैं जी, एक बहुत लेकिन सम्मानजनक जी नंबर आपकी मंच से देता हूं, धर्मेंद्र जी, कांग्रेस लेकिन पार्टी ये 15 चीजें से तो पहले भी कही जा रही 20 थी, इससे लोकसभा पहले के सीटें चुनाव में तस्वीर ऐसी नजर नहीं आई। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि काम कांग्रेस ने किया था तो जनता ने आपको वोट भी दिया था। अब कुछ तो वजह है जिस वजह से बीजेपी हावी नजर आ रही है। अरविंद जी, एक और मामला है। आप जिन 70 सालों का जिक्र कर रही है तो बीजेपी के नेता मंचों से करते हैं। 70 साल पूरी कांग्रेस की सरकार नहीं थी, बीजेपी आपको घेरने की कोशिश करती है। अब आप भी उन्हीं मसलों का जिक्र करेंगे तो मुश्किल आएगी। अरविंद जी के पास चलते हैं। आवाज आ रही है अरविंद जी की बेहतर तरीके से। अरविंद जी, वही सवाल, खास समीकरणों का ख्याल रखा गया है। क्या वाकई आपको लगता है कि मुकाबला दिलचस्प होने वाला है? कैसी तैयारी, क्या कुछ चीजें हैं खास जिन पर नजर बनाने की जरूरत है? तौर पर आज जो कांग्रेस की सूची आई है उसके बाद ये कहा जा सकता है कि कुछ सीटों पर मुकाबला बहुत दिलचस्प हो गया है। मतलब कई सीटों पर जो अटकलें लग रही थी कि जैसे धार का मामला था, धार में नाम चल रहा था सुरेंद्र सिंह बघेल का, उमंग सिंगार के बारे में कहा जा रहा था नेता प्रतिपक्ष वो मैदान में आ सकते हैं, जयेश से जुड़े बहन करो। लेकिन कांग्रेस ने यहाँ एक बिल्कुल नया चेहरा राधेश्याम गोयल को मौका दिया। तो देखिए, कांग्रेस ने भी सारी स्थिति को समझने के बाद उम्मीदवार घोषित किए। और ऐसा नहीं है, विधानसभा चुनाव में धार जिले की 5 सीटों पर, धार लोकसभा क्षेत्र की 5 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीते। इसलिए कहीं ना कहीं बहुत सोच समझकर कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषित किए हैं। जैसे सतना का मैंने आपको बताया कि सतना में जातिगत समीकरण बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखते, ओबीसी फैक्टर है वहां पे। विधानसभा चुनाव में सिद्धार्थ कुशवाहा ने गणेश सिंह को हराया था वहां पर। अब वापस सिद्धार्थ कुशवाहा और गणेश सिंह आमने सामने हैं, क्योंकि वहां पर कुर्मी जाति का जो समीकरण है वो बड़ा महत्वपूर्ण रखता है। मंडला सीट पर कांग्रेस ने फग्गन सिंह कुलस्ते जो विधानसभा चुनाव अभी हारे हैं कुछ ही महीने पहले, उनके सामने कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं ओंकार मरकाम, जो अभी एमएलए भी हैं, उनको मैदान मिला। तो बस कांग्रेस ने भी इस बार उम्मीदवार बहुत सोच समझ के घोषित किए। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल जो वंदना जी का अपना आकलन हो सकता है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में 28, बीजेपी मध्य प्रदेश में 28 सीट पर थी और हम इस बार छिंदवाड़ा की सीट को भी कैप्चर करेंगे। लेकिन आज जो उम्मीदवारी घोषित होने के बाद का जो 8 सीटों पर परिदृश्य स्पष्ट हो रहा, उसमें से मेरा मानना है कि 4 लोकसभा क्षेत्र ऐसे जहां कहीं न कहीं कांग्रेस ने उम्मीदवार जो घोषित किए हैं, उन उम्मीदवारों के कारण मुकाबला बड़ा दिलचस्प रहेगा। जी अरविंद जी, आपने उम्मीदवारों का जिक्र किया। उम्मीदवारों के स्तर पर अगर हम बात करें, लोकसभा क्षेत्र के स्तर पर आपने बताया ये तो एक लड़ाई है, लेकिन एक लड़ाई जो लहर को लेकर चलती है उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। उससे किस तरीके से देख रहे हैं आप? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम देखें तो मोदी लहर या फिर केंद्र में जिस तरीके से बीजेपी ने कब्जा जमाया हुआ है वो भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट डालता है। सर देखिए, मोदी लहर और राम मंदिर का इशू तो इस चुनाव में बड़ा मुद्दा रहने वाले हैं, इसको स्वीकार करने में हमें कोई गुरेज नहीं है। ये तो इशू रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कैंडिडेट भी एक फैक्टर हो जाता है। हम ये मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अलग स्थिति में है, क्योंकि केंद्र में सरकार, मध्य प्रदेश में सरकार और फिर ज्यादातर लोकल बॉडीज में भी बीजेपी शासित है ज्यादातर लोकल बॉडी, तो वो एडवांटेज तो मिल ही रहा है। मोदी लहर है, राम मंदिर का इशू बड़ा इशू बना हुआ है, वो सब अपनी जगह है। उसी कारण भारतीय जनता पार्टी के हौसले बहुत बुलंद है। पूरे मतलब भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट है, जिन्हें उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है, वो अभी से पूरी ताकत के साथ मैदान में है, क्योंकि उनके पास मोदी का नाम है, उनके पास राम मंदिर का इशू है, उनके पास पिछले 5 साल में केंद्र सरकार ने जो जनता से जुड़े काम किए वो उनके साथ है। इसलिए ये तो एक बड़ा इशू रहेगी। जी बिल्कुल अरविंद जी, आपने कई खास मसलों का जिक्र किया है। वंदना जी, आप छिंदवाड़ा में कमल खिलाने का जिक्र कर रही हैं, लेकिन समीकरणों को अगर हम देखें, उम्मीदवारों को देखें, तो मुकाबला कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर जैसा नजर आ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने भाई धर्मेंद्र शर्मा जी की बात पे आऊंगी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मेरा ज्ञान कम है। मेरा ज्ञान कम हो ना हो, आप में नारी सम्मान बिल्कुल नहीं है और आप मुझसे क्षमा मंगवा रहे हैं पूरे देश की जनता से।
आप लोग क्षमा मांगिए मध्य प्रदेश की जनता से और अपने जो पार्टी की नेत्रियां हैं उनसे, क्योंकि एक टिकट कम से कम आप दे सकते थे, इतना सम्मान आप नारी का रख सकते थे। अभी रही इंतजाम तो बात अगर करिए हम पूरी चुनावी निष्ठा। मैनेजमेंट की जब बात करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हवाई बातें नहीं करती, ना ही इन लोगों की तरह विषय भ्रम फैलाती है। ये लोग डिबेट्स में विषय भ्रम फैला के पतली गली से जो बच के निकलने की कोशिश करते हैं, हम वो नहीं करते। हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं, ना धर्म के मुद्दे पर, ना जाति के आधार पर, ना संप्रदाय के आधार पर। हमने विकास किया है। हमारी पार्टी के नेता बूथ से लेके पन्ने तक, मंडल से लेके जिले तक, प्रदेश से लेके केंद्र तक कार्य करते हैं। जो भी जनहितैषी योजनाएं चल रही हैं उन्हें लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए लाभार्थी संपर्क अभियान चल रहा है। हमारे पार्टी के बड़े बड़े नेता गांव चलो अभियान जैसे अभियानों के माध्यम से ग्रामीण जनता से जुड़ते हैं। हमारी पार्टी में कार्यकर्ता चुनाव की मुद्रा में हमेशा रहते हैं। चरैवेती पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव खत्म करने के बाद अगले चुनाव की तैयारी में लग जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जनता के विकास के लिए और राष्ट्र निर्माण के लिए भारतीय जनता पार्टी जरूरी है। रही बात नकुल नाथ जी की, क्यों वो हारेंगे, उसका भी मैं आपको कारण स्पष्ट कर देती हूं। याद करिए कांग्रेस के वो 15 महीने के शासन काल को, जब कमलनाथ जी, माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। किस प्रकार से इन लोगों ने वल्लभ भवन को दलाली का अड्डा बना दिया था। 450 रिकॉर्ड तोड़ आईएएस आईपीएस के ट्रांसफर किए थे, 15,000 ट्रांसफर। मतलब भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं थी। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, कृषि यंत्र खरीदी घोटाला, घोटालों की सरकार और घोटालों के मास्टरमाइंड कौन? कमलनाथ जी। और नकुलनाथ जी कौन है? उनके पुत्र, जिन्हें वो स्थापित करने में लगे हैं। तो जनता ने कमलनाथ जी के वो 15 महीने का काला जो समय था वो देखा है, और इसीलिए नकुलनाथ जी चुनाव हार रहे हैं। ठीक है वंदना जी, ये एक जो जिस मामले का जिक्र अक्सर किया जाता है कि परिवारवाद है। पार्टी किसी को टिकट दे सकती है, पार्टी किसी को उम्मीदवार बना सकती है, एक नेता किसी को टिकट दिलवा सकते हैं या दे सकते हैं, लेकिन जनता ही वोट करती है ना, जनता ही चुनती है ना, तब तो वो सदन में जाते हैं। तो ये तो एक अलग मसला है। खैर धर्मेंद्र जी क्या कहेंगे आप? यहां पर वंदना जी ने कई सवाल यहां खड़े किए हैं कांग्रेस के सामने। धर्मेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ये भूल गई कि इनके पास 10 साल के विकास के नाम पर बताने के लिए क्या है, उसका इन्होंने कुछ नहीं बताया। बड़ी बड़ी बातें मार दी, जैसे मोदी जी जुमले देते हैं ऐसे ये भी जुमला देकर निकल गई। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल सांप्रदायिकता की ताकत के नाम पर चुनाव लड़ती है और जुमलेबाजी देती है, जनता को गुमराह करती है। इसके अलावा दूसरा कोई काम इनको आता नहीं। झूठ बोलो, जोर से बोलो और उसका प्रचार करो। ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के सहारे पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी ईडी सीबीआई इनकम टैक्स से गठबंधन बनाकर चल रही है। अरे जनता के मुद्दों पर आप बात क्या करते हैं? आज जनता को सर्वाधिक जरूरत किस बात की है? हमारे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको रोजगार की आवश्यकता है। हमारे देश में महंगाई लगातार, उसको कम करने की आवश्यकता है। किसानों की आय बढ़ाने की आवश्यकता है, किसानों को सुविधा देने की आवश्यकता है। लेकिन आप धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जनता को भटकाने का काम करते हैं। अरे हम तो बोल रहे हैं ना, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए जी। हम जातिगत जनगणना की अगर मांग कर रहे हैं तो हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, उसमें सभी समाज है, किसी एक समाज की बात नहीं कर रहे। आप जनता के मुद्दों पर बात क्यों नहीं करते? आप बताइए, 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में, क्या कारण महिला अत्याचार है मध्य प्रदेश नंबर में? किसकी सरकार थी अभी? ठीक है, ये तो आरोप प्रत्यारोप की चीजें चलती रहती हैं। धर्मेंद्र जी, वंदना जी, एक शॉर्ट कमेंट ले लेते हैं अरविंद जी से। अरविंद जी, मौजूदा माहौल और उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के बाद आप तमाम चीजों को देख रहे हैं, आपसे समझना चाहेंगे किसकी कैसी स्थिति मौजूदा वक्त में नजर आ रही है और किसे कहां पर मेहनत करने की जरूरत नजर आ रही? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत पक्ष जो है उसका संगठन। 2 इशू बड़े तो उनके साथ है ही, एक तो मोदी सरकार के कामकाज, मोदी लहर, और दूसरा राम मंदिर। ये तो बड़ा इशू ही है। लेकिन इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन बहुत मजबूत है, उसका बहुत फायदा मिल रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस छिन्न भिन्न, रोज कांग्रेस के 1-2 नेता पार्टी छोड़ देते हैं। रोज जो है अलग अलग तरह की खबरें मिलती है कि फला पूर्व विधायक जा रहा है, फला पूर्व मंत्री जा रहा है, फला विधायक के जाने की तैयारी है। इस तरह की खबरें चलती रहती है। तो संगठन स्तर पर कांग्रेस बहुत कमजोर है, जिसका नुकसान कांग्रेस को इस चुनाव में उठाना पड़ेगा।
जीत बटवाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीदवारों के मामले में पार्टी ने बहुत सावधानी बरती है। लेकिन देखिए, जिस पार्टी का संगठन कमजोर हो, जिसके पास बूथ लेवल तक का नेटवर्क बहुत कमजोर हो, जी, उसके सामने परेशानी तो सामने आनी है ना। तो ये भी एक जो है भारतीय जनता पार्टी का मजबूत पक्ष है कि वो उसके पास एक संगठन है। पन्ना लेवल से लेके जिला स्तर तक, निश्चित तौर पर बदलते वक्त के साथ बदलाव बीजेपी ने किया है। कांग्रेस को कई जगहों पर मेहनत करने की जरूरत है। हालांकि मुकाबला इतना आसान भी नहीं है, मुकाबला दिलचस्प होने वाला है और लहर और तमाम चीजों के बीच समीकरण भी बेहद खास हो जाते हैं। तो अब आगे देखना होगा क्या कुछ होता है खास। वंदना जी बहुत बहुत शुक्रिया। धर्मेंद्र शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अरविंद तिवारी जी आप भी हमारे साथ जुड़े और खास मसलों का आपने जिक्र किया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब आगे देखना होगा किस तरीके से इस चुनाव से पहले तस्वीरें बदलने की कोशिश की जाती है, कौन कौन से मुद्दे आम जनता के बीच रखे जाते हैं और कौन अपनी बातें आम जनता के बीच कितने बेहतर तरीके से रख पाता है, क्योंकि चुनाव में इसी से फर्क पड़ता है और अपने छवि को दुरुस्त करने की मेहनत करने की जरूरत तो है ही। बहरहाल तमाम कोशिशें चल रही हैं, वक्त बदला है तो अब सारी चीजें थोड़ी हटके हैं, थोड़ी स्ट्रगल की तस्वीर सियासी माहौल में भी नजर आती है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।